वाटर सेट मैनेजमेंट या जल ग्रहण प्रबंधन में क्या क्या पढ़ना है, पहले तो ये लिख लेते हैं, ये देख लेते हैं। ठीक, आप लोग को विजिबल है सारा चीज? कमेंट कर सकते हैं आप लोग, विजिबल है कि नहीं, कुछ दिक्कत है तो, है ना। तो देखिए सबसे पहले इसमें तो इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना है हमको, परिचय पार्ट। परिचय पार्ट ही 2 क्लास जाएगा भाई, मैं पहले से बता रहा हूं, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही आपके 2 से 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। ठीक, उसके बाद हमको देखना है ग्राम स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाएं। उसके बाद हमको देखना है संस्थागत व्यवस्थाएं, है ना। ठीक, इंस्टीट्यूशनल, है ना, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशनल। ठीक, अरेंजमेंट लिख लीजिए, मैनेजमेंट की जगह अरेंजमेंट। किस किस स्तर पर, तो 3 स्तर पर देखना है हमको। ठीक, 3 स्तर पर देखना है हमको, है ना। चलिए, कुछ कमेंट तो नहीं आया है, मतलब ठीक से दिख रहा है ना आप लोग को, है ना। चलो, संस्थागत व्यवस्थाएं कहाँ कहाँ, तो ग्राम स्तर पर, फिर परियोजना स्तर पर। ठीक, सबसे पहले कौन से स्तर पर, ग्राम स्तर पर। ठीक, विलेज लेवल पर, फिर आपको परियोजना स्तर पर, है ना। ठीक, प्रोजेक्ट लेवल पर, और उसके बाद राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर। ठीक, नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक, ये स्तर लेवल। उसके बाद संस्थागत व्यवस्थाओं के बाद हमको देखना पड़ेगा योजना हेतु मापदंड इस परियोजना के लिए। ठीक, मतलब क्या, जल ग्रहण परियोजना के लिए परियोजना हेतु मापदंड, क्राइटेरिया फॉर, ठीक, प्लानिंग, है ना। ठीक, क्राइटेरिया फॉर प्लानिंग या क्राइटेरिया फॉर प्रोजेक्ट लिख लीजिए, वो भी ठीक है। फिर योजना प्रबंधन देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी, योजना प्रबंधन। ठीक, प्लानिंग मैनेजमेंट। उसके बाद देखना है निधियाँ, कौन कौन सी निधियाँ होती हैं, फंड्स। ठीक, इसके लिए कौन कौन से फंड्स होते हैं, निधियाँ कौन कौन से हैं। ठीक, निधियाँ, फंड्स। उसके बाद और क्या देखना है, तो इधर लिख देता हूँ मैं आप लोग के लिए, है ना। किसी भी टॉपिक को सारा पहले देख लीजिएगा कि कहाँ पे क्या है। ठीक, क्या क्या देखना है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, है ना। उसके बाद क्या देखना है, ठीक, निधियों के बाद, फंड्स के बाद, है ना, इसका समता निर्माण। ठीक, समता निर्माण, कैपेबिलिटी क्राइटेरिया, समता निर्माण जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समता निर्माण, कैपेबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक, उसके बाद इसके प्रकार देखना है, इसके प्रकार, टाइप्स। ठीक, उसके बाद इसका उद्देश्य देखना है। ठीक, एम या ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। और उसके बाद अन्य आएगा, अदर में रख लेंगे। अन्य में जैसे छत्तीसगढ़ के परिदृश्य से क्या क्या चीजें हैं, है ना। ठीक, 2-4 पॉइंट और बचेगा, उसको इसमें देख लेंगे, है ना। चलिए, इतना चीजें हमको देखना है ना। यहां तक कोई दिक्कत? देखिए, लाइव क्लास लेने का यही एम है कि आप लोग पूछ सकें, आप लोग रिप्लाई कर पाए, हमको कोई बेझिझक रिप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, है ना। जो भी डाउट है, कुछ विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब आप लोग बोल पाए, है ना। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं क्या, परिचय, है ना। परिचय ही सबसे बड़ा टॉपिक है। परिचय हो गया तो सारा टॉपिक को कुछ ना कुछ एक एक चीज़ आप लोग जान जाएंगे, कम से कम मिनिमम एक एक चीज़ तो आप लोग जान ही जाएंगे।
है ना। तो परिचय में सबसे पहले परिचय में क्या क्या देखना है, तो परिचय में हमको 3 चीज देखना है। परिचय में हमको कितनी चीज देखना है, 3 चीजें देखना है। देखिए, एक तो जल ग्रहण किसे कहते हैं, ठीक, व्हाट इज वाटर सेट, ठीक, ये देखना है। उसके बाद इसका इतिहास देखना है। इतिहास को बहुत इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, हिस्ट्री आया ही है क्वेश्चन। उसके बाद इतिहास के बाद कुछ कार्यक्रम रहेगा, उसके बारे में डिटेल करेंगे। कुछ प्रोग्राम्स रहेंगे, उसको डिटेल करेंगे, ठीक। तो ये 3 चीजें देखना है। जल ग्रहण किसे कहते हैं, व्हाट इज वाटर सेट, उसके बाद इतिहास, उसके बाद क्या क्या कार्यक्रम है ना, उसको देखेंगे। तो एक एक करके समझते चलते हैं, है ना, अच्छे से समझते चलिएगा। देखिए, जल ग्रहण किसे कहते हैं, तो देखिए जल ग्रहण प्रबंधन इसका नाम है, ठीक। जल ग्रहण मतलब जल को इकट्ठा करना, इतना तो आप लोग जान ही गए, जल को इकट्ठा करना। अब जल को इकट्ठा क्यों किया जाता है सर, तो जल को इकट्ठा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे जो भारत है, ठीक, कृषि प्रधान देश है, मानसून वर्षा पर ज़्यादा हम निर्भर होते हैं, है ना, ठीक। तो हम कई बार वर्षा ज़्यादा होता है एक साथ वर्षा होने के कारण जल क्या है, एक बार में आता है, उसके बाद मतलब जब जरूरत होता है तब नहीं होता, है ना। तो उससे अच्छा क्या होगा बोले, जब भी वर्षा होगा, जब भी रेन होगा, ठीक, तो रेनिंग के जब रेन होगा, ठीक, जब बारिश होगा, ठीक, तो जल होगा। इस जल को, इस वाटर को, है ना, एकत्रित कर लिया जाए, ठीक, कलेक्ट कर लिया जाए, है ना। इस जल को एकत्रित कर दिया जाए और एकत्रित करके इसके संग्रहण हेतु कुछ प्रबंधन किया जाए, संग्रहण हेतु कुछ प्रबंधन किया जाए, ठीक। इसके कलेक्शन के लिए कोई मैनेजमेंट हो, ठीक, कोई क्या हो, मैनेजमेंट हो। इसी को क्या बोलते हैं, जल ग्रहण प्रबंधन कहते हैं। ताकि संग्रहण हेतु मैनेजमेंट करेंगे तो ताकि सूखा जब पड़े, जब ड्रॉट की स्थिति आए तो इसको दूर किया जा सके, इसको रिमूव किया जा सकते, ठीक। जब भी सूखा आएगा तो जब आप वर्षा का जो पानी है उसको इकट्ठा करके रखेंगे, ठीक, तो वर्षा के पानी को इकट्ठा करके रखेंगे, 2 मिनट इकट्ठा करके रखेंगे तो सूखा की स्थिति में आप उसको यूज कर पाए, ठीक, सूखा की स्थिति में उसको यूज कर पाए, ताकि सूखा की स्थिति में उसको दूर कर पाए। लेकिन इसमें कुछ चीजें आपको याद रखना है। जैसे एक एरिया है, मान लो, ठीक, ये एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक, पर्टिकुलर क्या है, ये क्षेत्र है। अब पर्टिकुलर एक क्षेत्र में एक तरफ मान लो पेड़ पौधे हैं, जंगल है, क्या है, पेड़ पौधे, है ना। दूसरी तरफ घर बसे हुए हैं, है ना, दूसरी तरफ क्या, घर बसे हुए हैं, है ना। किसी तरफ मैदान है और सबका ढलान मान लो एक यहाँ जाके मिलता है, ठीक, ये मैदान का भी ढलान, यहाँ का भी ढलान यहाँ जाके मिलता है, ठीक, यहाँ का भी ढलान यहाँ जाके मिलता है, मतलब यहाँ का भी ढलान यहाँ जाके मिलता है, किसी एक जगह जाके मिलता है ना। तो मान लो एक क्षेत्र ऐसा आ गया जहाँ ढलान, अब मान लो बारिश हुआ सब तरफ, ये बारिश हुआ, मान लो सारे तरफ क्या हुआ, बारिश हुआ। अब बारिश होने के कारण सारा जल यहाँ पे एकत्रित हुआ, सारा जल यहाँ पे एकत्रित हुआ, ठीक। तो ऐसा कोई एक मैनेजमेंट हो जो सारा जल जाके एक जगह एकत्रित हो, एकत्रित होने के कारण सारा जल यहाँ पे इकट्ठा होगा। और मान लो भूमि में इकट्ठा हुआ, है ना, भूमि में इकट्ठा हुआ तो ये एक तो जल यहाँ पे एकत्रित हो गया, वाटर, जिसको कभी भी यूज कर सकते हैं। मान लो गर्मी ज्यादा भी पड़ा, ठीक, ये सूख भी गया, लेकिन यहाँ का वाटर लेवल पहले यहाँ था, तो ये वाटर लेवल कम से कम अप तो हो जाएगा, वाटर लेवल क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा,
ठीक, क्योंकि सारा जल एक जगह जाके अप हो गया तो वाटर लेवल अप हो गया, तो इसको आप बोर खुदवा के वहां पे आसपास जो भी किसान रहेंगे वो तो यूज कर पाएंगे। ठीक, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वाटर लेवल और अप हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए जल ग्रहण किया जाता है। अब एक साथ यहां पे जो इकट्ठा हुआ, तो सबसे पहले तो ये याद रखना, जल ग्रहण जो प्रबंधन है, जल ग्रहण जो प्रबंधन है, ये प्राकृतिक इकाई है। सबसे पहले क्या याद रखना, ये प्राकृतिक इकाई है। किस प्रकार की इकाई है? नेचुरल यूनिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेचुरल यूनिट होना चाहिए। मतलब आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, हमको नहीं बनाना है, वो अपने आप जाए, अपने आप इकट्ठा हो और नेचुरली वो ऐसा होते जाए। ठीक है ना, तो इसलिए इसको प्राकृतिक इकाई होना चाहिए, तभी वो जल ग्रहण प्रबंधन कहलाएगा। दूसरा, ठीक, दूसरा इसमें याद रखना, ठीक, कि जो कलेक्ट हो रहा है, जहां पे वो कलेक्ट हो रहा है उसको कॉन्फ्लुएंस पॉइंट बोलते हैं। यहां पे जो कलेक्ट हो रहा है इसको, है ना, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट बोलते हैं। कॉन्फ्लुएंस पॉइंट मतलब सर संगम पॉइंट, है ना। ठीक, जहां पे एकत्रित हो रहा है उसको संगम पॉइंट, और जहां से आ रहा है उस एरिया को आप जल ग्रहण क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र। जहां से वो आ रहा है उस एरिया को क्या बोलते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैचमेंट एरिया। क्या बोलते हैं? कैचमेंट एरिया। तो ये सारा चीज एक साथ क्या कहलाता है सर? तो ये सारा चीज को एक साथ बोलना है, एक पॉइंट में बोलना है। आपको कोई पूछ दिया जल ग्रहण प्रबंधन क्या है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र का प्राकृतिक भूजलीय तंत्र को, प्राकृतिक भूजलीय तंत्र, ठीक, प्राकृतिक भूजलीय तंत्र, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट। नेचुरल जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट, ये यूनिट ही क्या कहलाता है? ठीक, इसी को क्या बोलते हैं? जल ग्रहण प्रबंधन। तो जल ग्रहण प्रबंधन क्या होता है वो पूरा डिटेल में अच्छे समझ में आया आप लोगों को? देखिए, अच्छे समझ में आया? ठीक, जल किसे कहते हैं ये समझ में आया? तो देखिए, जल ग्रहण प्रबंधन में 3 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है ऑब्जेक्टिव बेस पर। पहला, ठीक, ये एक प्राकृतिक इकाई है, इसीलिए यहां पे प्राकृतिक भूजलीय तंत्र बोलते हैं इसको। प्राकृतिक भूजलीय तंत्र क्या बोले इसको? प्राकृतिक, अच्छा नीचे नहीं दिख रहा होगा, है ना। ठीक, इसीलिए इसको पूरे को प्राकृतिक भूजलीय तंत्र कहते हैं, है ना। नेचुरल जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट, नेचुरल जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट कहते हैं। ठीक, प्राकृतिक भूजलीय तंत्र कहते हैं, याद रखिएगा, है ना, क्योंकि प्राकृतिक होना चाहिए। दूसरा, जहां पे जिस एरिया से पानी आता है उसको क्या बोलते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया। और जहां पे जाके इकट्ठा होता है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? संगम क्षेत्र, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट। क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लुएंस पॉइंट। इतना तो याद हो गया होगा, याद करना है डायरेक्ट, बाकी नोट्स में तो रहेगा ही। डायरेक्ट याद करना है आप लोगों को, याद करना ही मेन है ना, याद करना ही मेन है। तो सबसे पहले वर्षा के जल को एकत्रित करना या उसको संग्रहण हेतु कुछ प्रबंधन करना ताकि सूखा की स्थिति को निपटा जा सके, उसी को क्या कहते हैं? जल ग्रहण प्रबंधन। ये कैसा होता है? प्राकृतिक भूजलीय तंत्र होना चाहिए, नेचुरल, ठीक, जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट होना चाहिए। ये एक प्राकृतिक इकाई है, पहला पॉइंट याद रखना है। कॉन्फ्लुएंस पॉइंट और कैचमेंट पॉइंट को याद रखना है। ये आपका क्या हो गया? ठीक, किसे कहते हैं, है ना, ये आपका क्या हो गया? किसे कहते हैं, पहला। अब दूसरा चीज इकाई इसका, सॉरी इतिहास इसका, हिस्ट्री इसका। दूसरा चीज क्या पढ़ना है इसका? हिस्ट्री, है ना। चलो, ठीक से आ रहा है ना। अब इसके इतिहास में जाएं, है ना। तो इतिहास में
देखिए पहले तो 3 चीज याद रखिएगा, ठीक। इसके इतिहास में जाने के पहले इसका 3 चीज याद रखना। इसके पहले 3 चीज चलता था, 3 अलग अलग परियोजना था, उसको एक किए, इसीलिए इसको एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम कहते हैं। सबसे पहले उन मतलब उन जो परियोजना चलता था, कार्यक्रम चलता था, इसके पहले इसका पहला जो 3 कार्यक्रम को मिला के एक किए, उन कार्यक्रम का डेट याद रखना है आपको और उन कार्यक्रम का नाम याद रखना है, ठीक। तो पहला है सूखा प्रवर क्षेत्र कार्यक्रम। क्या? सूखा प्रवर क्षेत्र कार्यक्रम, ठीक। सबसे पहला क्या चल रहा था? सूखा प्रवर क्षेत्र कार्यक्रम। इसको इंग्लिश में ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम भी बोलते हैं इसका, इसलिए शॉर्ट फॉर्म क्या है? DPAP, ठीक। जहां भी DPAP लिखूं तो याद रखना वो क्या, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? सूखा प्रवर क्षेत्र एरिया, ठीक। वो बहुत बार आएगा। ये कब आया? तो सबसे याद रखना 1973-74 में, ये अच्छे से याद रख लीजिए, 1973-74 में। तो मैं बोला 3, ये तो एक हुआ सर। दूसरा मरुभूमि विकास कार्यक्रम, ठीक। दूसरा मरुभूमि विकास कार्यक्रम, ठीक। मरु मतलब मरुस्थल, मरु मतलब क्या है? मरुस्थल, डिजर्ट, ठीक। डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, DDP। ये कब आया सर? तो 1977 से 78, याद रखना दूसरा डेट, ठीक। और तीसरा, ठीक, उधर हाँ आ जाएगा, समेकित बंजर भूमि कार्यक्रम, ठीक। समेकित बंजर भूमि कार्यक्रम, ठीक। इंटीग्रेटेड वाटरलैंड, ठीक, वाटरलैंड है ना प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड वाटरलैंड प्रोग्राम या वाटरलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बोलते हैं, वाटरलैंड विकास कार्यक्रम भी लिख सकते हो, डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसलिए इसका निकनेम क्या है? IWDP। ये आया कब? 1989-90, ठीक। तो 3 डेट याद रखना, तीनों को मिलाकर, ठीक। इन तीनों प्रोग्राम को मिलाकर ये और ये है ना, ये तीनों को मिलाकर एकीकृत, ठीक, जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम लाया गया, ठीक। इंटीग्रेटेड वाटर सेड मैनेजमेंट, ठीक है ना, मैनेजमेंट प्रोग्राम लाया गया। कब? 1 अप्रैल 2008 से ये लागू किया गया, ठीक। इंप्लीमेंट कब किया गया इसको? इंप्लीमेंट, ठीक, 1 अप्रैल 2008 से, जिसको 1/4/2008 भी लिख सकते हैं। इसी को या तो नया जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम भी कहते हैं, ठीक। न्यू वाटरसेड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं। और यही क्वेश्चन 2017 में आया था कि नया जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई? तो नया जल ग्रहण प्रबंधन की शुरुआत कब से हुई? याद रखना 1 अप्रैल। कब से? 1 अप्रैल 2008 से लागू किया गया, ठीक। उसमें अलग अलग ऑप्शन से 4 ऑप्शन थे, 1 अप्रैल 2008, फिर 2009, 2010 ऐसा था, ठीक। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से आ गया था। अभी इतिहास हम स्टार्ट नहीं किए हैं, पहले तो मैं एक मतलब शॉर्ट पिक्चर बता रहा हूं आपको, है ना। शॉर्ट पिक्चर मतलब
ये 3 कार्यक्रम के बारे में आप सुना लग रहा है अब, ठीक। याद रखना, ये सूखा वाला सबसे पहले आया, फिर मरुस्थल वाला आया, उसके बाद आया बंजर भूमि वाला। सबसे पहले याद रखना सूखा, फिर ठीक मरुस्थल, उसके बाद बंजर भूमि वाला। और ईयर अच्छे से याद रखना 73 74, फिर 77 78, फिर 89 90, ठीक 89 और 90। ये 3 को मिलाकर एक और लाया गया, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक। ये कब आया? 1 अप्रैल 2008 से। 1 अप्रैल 2008 से इसको लागू किया गया। एक नया जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम इसी को कहते हैं, है ना, ठीक। तो अब देखिए इसका पूरा इतिहास पढ़ना है। और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, ठीक, ये कार्यक्रम में पढ़ेंगे इसके बारे में क्या था, इसके बारे में भी और कार्यक्रम में पढ़ेंगे, इसके बारे में भी कार्यक्रम में पढ़ेंगे, ठीक। तो ये 3 चीज तो कल देखना है हमको, इंट्रोडक्ट मतलब ये 3 चीज क्या क्या थे उसका पूरा डिटेल ये कल देखना है। लेकिन इसके इतिहास को, है ना, आज ही देखना है। इतिहास मैं थोड़ा सा पिक्चर बता दिया कि ये आया था, ये आया था, ये आया था, फिर ये तीनों का एक कर दिया गया, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम आया, ठीक। अब इसका डिटेल करना है हमको, है ना। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ, याद हुए? सूखा वाला कार्यक्रम याद रखना सबसे पहले, फिर मरुस्थल वाला कार्यक्रम, फिर मरुस्थल वाले कार्यक्रम के बाद आपको याद रखना है कि बंजर भूमि वाला कार्यक्रम 73 74, ठीक, फिर 77 78, फिर 89 90, और फिर एक नया जो आया जो अभी भी चलता है वो 1 अप्रैल 2008, 1/4/2008 से। अच्छे से याद हुआ? बताइए, याद हुए? इतना याद करना जरूरी है। हाँ नहीं कुछ बोल सकते हैं आप लोग। चलिए अब देखिए इसका इतिहास, है ना। इसके इतिहास में जाए तो जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही याद रखना, है ना। चलिए कहां से स्टार्ट करें? यहां से स्टार्ट करते। देखिए जो हमारे 2 योजना थे, अभी 3 कार्यक्रम बताया लेकिन 2 कार्यक्रम थे, पहले तो वहां से शुरुआत हुआ। एक तो 1973 74 वाला प्लस 1977 78 वाला। अब आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक। 73 74 वाला मतलब सर, ठीक, सूखा प्रवर क्षेत्र कार्यक्रम वाला DA, ठीक, सूखा प्रवर क्षेत्र कार्यक्रम DP AP, ठीक। ये कौन सा कार्यक्रम है? DP AP, है ना। और 77 78 वाला मतलब सर, ठीक, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP, ठीक। इन दोनों के कमियों को, है ना, ठीक, कुछ कमी चल रहा था, क्यों सक्सेस नहीं हो पा रहा है, क्यों जैसे सोचे थे वैसा नहीं हो पा रहा है, ठीक। इन दोनों के कमियों को दूर करने के लिए, ठीक, कमियों को दूर करने के लिए, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेस, इन दोनों के कमियों को दूर करने के लिए, इन दोनों को याद रखना, गवर्नमेंट को बुक में ये दोनों ही प्रोग्राम दिया, तीसरा का नहीं दिया है। तो कौन कौन से कमियों को दूर करने के लिए, ठीक, एक कमेटी गठित की गई बोलेगा तो ये 2 बस आएंगे, तीसरा वाला नहीं आएगा, है ना। तीसरा वाला कार्यक्रम नहीं आएगा, आपका बंजर भूमि वाला नहीं आएगा। इन दोनों की कमियों को दूर करने के लिए एक टेक्निकल कमेटी बनाया गया, एक टेक्निकल कमेटी बनाया गया। इस टेक्निकल कमेटी तकनीकी, कैसा कमेटी? टेक्निकल समिति, ठीक, कैसा समिति? तकनीकी समिति, याद रखिएगा। एक टेक्निकल कमेटी बनाया गया, किसकी अध्यक्षता में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, CH हनुमंत राव की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? CH हनुमंत राव, ठीक, CH हनुमंत राव की अध्यक्षता में। CH हनुमंत राव
की अध्यक्षता में बनाया गया, इसलिए इस कमेटी का नाम था हनुमंत राव कमेटी। क्या नाम था? हनुमंत राव कमेटी, याद रखिएगा। ठीक, कौन हेड था इसका? CH हनुमंत राव, है ना। कब बनाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट, 1994 में। कब बनाया गया? 1994 में। ठीक, अब CH हनुमंत राव बोले कि ठीक है, बहुत सारा ये अपना सुझाव दिए, है ना। ठीक, बहुत सारा सुझाव दिए, और पहला सुझाव क्या दिए? ये सभी क्षेत्र में संभव नहीं है। पहला सुझाव क्या दिए? ये सभी क्षेत्र में संभव नहीं हो पाएगा। ठीक, नॉट पॉसिबल इन ऑल एरिया। ठीक, क्यों ऐसा बोले? तो उनका एक कथन था, स्टेटमेंट था, उस कथन को अच्छे से याद रखिएगा। कुछ क्षेत्रों में वन आच्छादन की कमी। ठीक, उनका कथन क्या था, है ना, हनुमंत राव कमेटी का कथन, हनुमंत राव समिति क्या कथन था? ये कथन अच्छे से याद रखना, हनुमंत राव कमेटी का स्टेटमेंट। ये क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक स्टेटमेंट देता है, ये कौन सी समिति ने कहा था, कब कहा था, ये पूछता है। इसलिए याद रखना, कथन को अच्छे से याद रखना। कोई पढ़ाए ना पढ़ाए, अब नेचर ऐसा हो गया है कि हर चीज आपको याद रखना है, क्या कहा था, कैसे कहा था, क्या सुझाव दिया था, ये सब पूरा। ठीक, तो हनुमंत राव समिति ने क्या कथन कहा था, उसको एज इट इज मैं लिखता हूं एक बार। ठीक, एक बार देख लीजिएगा। इन्होंने कहा था, कुछ क्षेत्रों में वन आच्छादन की कमी, भूजल स्तर नीचे गिरना। कुछ क्षेत्रों में वन आच्छादन की कमी, भूजल स्तर नीचे गिरना। ठीक, भूजल स्तर नीचे गिरना, पेयजल चारे की कमी के कारण, पेयजल चारे की कमी के कारण, ठीक, पेयजल चारे की कमी के कारण, ठीक, पारिस्थितिकी अवक्रमण, ठीक, अनवरल रूप से जारी है ना। क्या कहा था? पारिस्थितिकी अवक्रमण अनवरल रूप से जारी है, ये कहा था। इसीलिए ये सभी क्षेत्र में संभव नहीं है। मतलब ये सामान्य शब्दों में हम समझें इसको, तो इन्होंने ये कहा था कि कई क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ वन ही नहीं है, वन आच्छादन ही नहीं है, तो वहाँ पे पानी एक साथ हो ही नहीं पाएगा। ठीक, भूजल स्तर नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे है, तो उसको कैसे ऊपर करोगे। ठीक, पेयजल चारे की कमी है, इसके कारण पूरा परिस्थिति ऐसा, पारिस्थितिकी तंत्र मतलब एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया, ठीक, उसमें अभी जारी है, मतलब ये सुधरा नहीं है, वहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं, चारे की कमी है, भूजल स्तर बहुत नीचे है। तो ये सभी जगह संभव नहीं है, क्योंकि इसको हम DPAP और DDP को, है ना, सभी जगह लागू करने की कोशिश कर रहे थे। 16 राज्य था, है ना। ये पूरा पढ़ाऊंगा मैं, तब आप लोग को समझ में आएगा कि ये क्या था। जैसे नाम है वैसे ही समझ जाओ अभी। ठीक, कि जिस सूखा वाला जो कार्यक्रम था, सूखा को हटाने के लिए था, और जो मरुस्थली वाला क्षेत्र को हटाने के लिए मरुभूमि कार्यक्रम था। ठीक, तो वो सभी जो आप सभी को, मतलब सभी एरिया में इम्प्लीमेंट हो पाए, ऐसा सोच रहे हो, ये सारा जगह एक पानी इकट्ठा हो, ऐसा सोच रहे हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। ये सभी क्षेत्र में संभव नहीं है। सभी क्षेत्र में करना छोड़ दो और पर्टिकुलर एरिया को आइडेंटिफाई करो, पर्टिकुलर एरिया को आइडेंटिफाई करके वहां पे लागू करने की कोशिश करो, इनका कहना ये था। चलिए इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, ये आप, एक्सेप्ट इन फ्यू प्लेसेस, ठीक, एक्सेप्ट इन फ्यू प्लेसेस अचीवमेंट हैव बीन सब ऑप्टिमल। इंग्लिश मीडियम वाले डायरेक्ट लिख लीजिए, है ना, पॉज भी करना है तो पॉज भी कर सकते हैं। Except in few places, achievement have been suboptimal because ecological degradation
has been proceeding, ecological degradation has been proceeding, ecological degradation has been proceeding, ठीक, unabated in this area with reduced forest cover, reduce water level, fuel and fodder। ठीक, ये कहा गया, नहीं तो नोट्स में तो रहेगा, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है ना, नोट्स में भी रहेगा, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये चीज याद रखना। हनुमंतराव समिति का कथन था, किसका कथन था? ये हनुमंतराव समिति का कथन था। कुछ क्षेत्रों में वनाच्छादन की कमी, भूजल स्तर नीचे गिरना, पेयजल चारे की कमी के कारण पारिस्थितिक अवक्रमण अनवरत रूप से जारी है ना। अब ये कौन बोले? हनुमंतराव समिति। ठीक, ये कथन याद रखना। एक तो ये सुझाव दिए, दूसरा सुझाव इनका ये था, ठीक, कि तीनों कार्यक्रम को मिला देते हैं, डीपीएपी डीडीपी के साथ, ठीक, IWDP। दूसरा इनका सुझाव ये था कि डीपीएपी प्लस डीडीपी, ठीक, प्लस हम जो तीसरा पढ़े थे, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड वाटरलैंड, ठीक, डेवलपमेंट प्रोग्राम, IWDP, जो IWDP जो 1989-90 में आया था, पहले बताया था। इन तीनों को मिलाकर, ठीक, इन तीनों कार्यक्रम को मिलाकर, है ना, ठीक, तीनों को एक निकाय के अंतर्गत लाना चाहिए, तीनों को एक निकाय के अंतर्गत लाना चाहिए, ये बोला इन्होंने। ठीक, ऑल थ्री हैव सिंगल, ठीक, अंडर सिंगल अम्ब्रेला सिस्टम। इसका मतलब ये क्या है? ये तीनों अलग अलग कार्यक्रम चला रहे हो, उससे अच्छा तीनों को मिलाकर एक निकाय बना दो, एक निकाय चलता रहे, ठीक, तीनों को इकट्ठा करके एक निकाय चला दो, ठीक। और ये कब बोल रहे हैं? 1994। और भी सुझाव दिए, ठीक, 15-20 सुझाव दिए, लेकिन ये 2 सुझाव आपको इसमें पढ़ना है, ठीक, हमारे काम का ये 2 सुझाव बस है। अब याद रखना, इसकी कमियों को दूर करने के लिए जो हनुमंतराव समिति बना, वो किसकी कमियों के लिए? डीपीएपी और डीडीपी के, ये 2 बस थे। लेकिन इनके सुझाव में ये तीनों कार्यक्रम आ गए, इनके सुझाव में ये तीनों कार्यक्रम है, तो सुझाव बोलेगा तो तीनों कार्यक्रम को मारना है आंसर। और अगर सिर्फ कमियों को दूर करने के लिए ये तकनीकी समिति जो बनाया गया, हनुमंतराव समिति, किस कमिटी की कमियों को दूर करने के लिए, तो ये 2 बस याद रखना है, ये 2 बस टिक मारना है आपको, ठीक। ये सब चीजें अच्छे से याद रखना है आप लोगों को। अब देखिए, पहला जो चीज था, इसको सरकार ने नहीं माना, इसको तो सरकार ने नहीं माना, लेकिन दूसरा जो तीनों को एक निकाय के अंतर्गत लाना चाहिए, इसको सरकार ने माना। और ये 1994 से, जब से इन्होंने सुझाव सबमिट किया, 2001 तक इसको लागू कर दिया गया। तो 1994 से 2001 तक जो लागू हुआ, ठीक, हनुमंतराव समिति के कथन पर जो तीनों को एक निकाय के अंतर्गत लाया गया, ठीक, तीनों को एक निकाय के अंतर्गत लाया गया, और वैसा ही चला कब से कब तक? 1994 से 2001 तक, ठीक। इनका सुझाव, कई सुझाव को मान लिए, और इनके सुझाव के हिसाब से कब तक चला? 1994 से 2001 तक ये काम चला हमारा, 1994 से 2001 तक का काम चल गया, ठीक। अब 1994 से 2001 तक, फिर उसके बाद कुछ हुआ होगा। उसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक, किसके द्वारा? याद रखना, अच्छे से याद रखना इसको भी, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा,
है ना। 2001 में संशोधन करने का मंशा रखा गया, 2001 में संशोधन, ठीक, 2001 में इसमें कुछ संशोधन करने का, संशोधन मतलब अमेंड करो भाई, ये कार्यक्रम सक्सेस फिर भी नहीं हो पा रहा है, अमेंडमेंट करो, इसमें संशोधन करने का मंशा रखा गया ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भाई, है ना। इसके कारण 2003 में हरियाली मार्गदर्शी सिद्धांत आया, ठीक। इस संशोधन के कारण ये तीनों का नाम क्या पड़ गया, याद रखना, हरियाली मार्गदर्शी कार्यक्रम, इसको हिंदी में बोलते हैं हरियाली गाइडलाइंस। मतलब इसका नाम 2001 में संशोधन करके संशोधन 2003 तक चला, और 2003 में आया क्या, हरियाली मार्गदर्शी कार्यक्रम। क्या आया, हरियाली मार्गदर्शी कार्यक्रम, ठीक, या हरियाली मार्गदर्शी सिद्धांत भी बोलते हैं, हरियाली गाइडलाइंस आया। अब ये हरियाली गाइडलाइंस ये भी याद रखना है, देखिए क्या क्या याद रखना है, वो तीनों कार्यक्रम पहले जो बताया 73-74 वाला, 77-78 वाला, 89-90 वाला, उसके बाद हरियाली वाला कब आया ये भी याद रखना है, 2003 में आया, ठीक। किसकी मंशा पर लाया गया ये भी याद रखना है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। इसके बाद हरियाली मार्गदर्शन कार्यक्रम ये चला, लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना में, हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना चलता था, ठीक, 11th 5 year प्लानिंग, अब तो नीति आयोग आ गया, ठीक। पंचवर्षीय योजना की तक था, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, 2007 से 2012 तक, ये भी याद रखना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में बोला गया कि सतत विकास पर ध्यान देना चाहिए हमको, सतत मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हमको ध्यान देना चाहिए। किस पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, सतत विकास पर, समग्र विकास पर, ठीक, और अविकसित क्षेत्र पर ज्यादा जोर देना चाहिए, ठीक। सतत विकास, समग्र विकास और अविकसित क्षेत्र पर ज्यादा जोर देना चाहिए, है ना, ठीक। क्या बोला गया, एक ही इंपॉर्टेंट है इसमें, सतत विकास पर ज्यादा जोर देना चाहिए। कौन से पर, सतत विकास पर ज्यादा जोर देना चाहिए, लेकिन तीनों को आप नोट डाउन कर सकते हैं, सतत, समग्र और, ठीक, तीसरा क्या, एक अविकसित क्षेत्र पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। इसके कारण राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण बनाया गया 2006 में। आज थोड़ा टफ लगेगा आप लोगों को कार्यक्रम, मतलब ये आपका जो बहुत सारे कार्यक्रम आ रहे हैं उसको, क्योंकि पहला टाइम होगा, पहला टाइम में कोई भी कार्यक्रम सुनो, लेकिन 3-4 बार आप रिपीट करोगे, टेस्ट दोगे तो बहुत इजी लगेगा, ठीक है। तो देखिए बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, इसलिए पहली बार जब आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो लाइव क्लास अटेंड करने की कोशिश करें, लाइव क्लास में याद करने की कोशिश करें, ना भी हो तो 20% तो याद ही होगा, फिर एक बार रिपीट कर लेना सोते सोते, ठीक। जब टेस्ट होगा फिर से रिपीट कर लेना, लास्ट में, है ना। तो ये सब चीजें सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, है ना, 2006 में आया, कब आया, 2006 में। तो 2006 में क्या लाया गया, नवंबर 2006 में राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण, ठीक, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण लाया गया, है ना, ठीक। इसको बोलते हैं NRAP, ठीक, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, ठीक, NRAA, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, ये लाएगा NRAA। और राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण, है ना, ये क्यों लाया गया था, जल संग्रहण पर ध्यान देने के लिए, है ना, ठीक। अब ये क्या बोला, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण क्या बोला, ठीक है,
ये एक टीम था, एक टीम में क्या बोला गया, अथॉरिटीज थे, अथॉरिटी क्या बोले, सारे जितने भी ठीक वाटर शेड कार्यक्रम हैं उसको एक कर दो, और ये सारे एक होकर राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के अंडर ले आओ, इसके अंडर ले आओ, सारे को इसके अंडर ले आओ। ठीक, सारे को किसके अंडर ले आओ, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के अंदर ले आओ, और एक समान मार्गदर्शी सिद्धांत पर कार्यक्रम करो। एक समान, और क्या बोले, एक समान, ये ऐसा करके ऐसा है, याद रखना, एक समान मार्गदर्शी सिद्धांत होना चाहिए सबके लिए, एक समान मार्गदर्शी सिद्धांत होना चाहिए। ठीक, कॉमन गाइडलाइंस होनी चाहिए, और एक समान मार्गदर्शी सिद्धांत लाने के कारण ही नई मार्गदर्शी सिद्धांत लागू किया गया, जिसको नई वाटरशेड परियोजना कहा जाता है। इसके कारण 1 अप्रैल 2008, जो मैं पहले भी बताया, ठीक, नई वाटरशेड या जलग्रहण परियोजना लाया गया। ठीक ठीक, जो किसके अंडर सबको किसके अंडर कर दिया, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के अंतर्गत दिए, और एक समान मार्गदर्शी सिद्धांत सभी का होगा, मतलब सब एक समान मार्गदर्शी सिद्धांत, एक ही गाइडलाइंस पर काम करेंगे। अब एक ही गाइडलाइंस पर काम करेंगे, मतलब यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है क्या, हाँ यहाँ पे, हाँ, एक समान मार्गदर्शी सिद्धांत, ठीक, कॉमन गाइडलाइंस की क्या क्या विशेषता थी, क्या क्या फीचर्स थे। ठीक, और दूसरा चीज, ये इसके सिद्धांत में क्या क्या था, इसके गाइडलाइंस में क्या क्या था, ये हम कल देखेंगे। अब बताओ, इतना चीज समझ में आया, पूरा इतिहास में बताया। ठीक, अभी सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, परिचय देख रहे हैं। परिचय में सारे संस्थाएं एक साथ आ जाना चाहिए, सारी चीजें एक साथ याद हो जाना चाहिए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये टॉपिक आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये इसी टॉपिक से 5 क्वेश्चन आए थे, क्या पता इस बार 5 मिनिमम तो आने हैं, 6 7 कुछ भी पूछ सकता है। तो सारा चीज, एक एक चीज हमको याद रहना चाहिए, सारा चीज हमको याद रहना चाहिए इसका। ठीक, तो देखिए सारा चीज एक बार जल्दी से रिपीट करते हैं। 73-74 में डीपी, एपी और डीडीपी, मतलब सूखा वाला, ठीक, सूखा वाला, और दूसरा क्या, बंजर भूमि, सॉरी आपका मरुभूमि वाला, उसकी कमियों को दूर करने के लिए टेक्निकल कमेटी लाया। टेक्निकल कमेटी CH हनुमंत राव कमेटी के नाम से जाना गया। ये 2 सुझाव हमको याद रखना है। पहला सुझाव में ये वो क्या कथन कहे थे कि सभी जगह ये लागू नहीं कर सकते, उसके लिए स्टेटमेंट एक बार देख लिए हैं, वो स्टेटमेंट आएगा तो अपने आप समझ जाओगे आप लोग कि किसने कहा था, हनुमंत राव। दूसरा क्या बोले कि एक कॉमन सिस्टम होना चाहिए, सभी को मिला दो, एक निकाय बना दो। तो दूसरे को हम 1994 से 2001 तक फॉलो किए। 2001 के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय क्या किया, संशोधन करने का मंशा रखा, इसके कारण हरियाली मार्गदर्शी कार्यक्रम आया 2003 में। हरियाली मार्गदर्शी सिद्धांत 2003 में जब आया तो ये चल रहा था, लेकिन उतना अच्छे से नहीं चल पा रहा था, इसलिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके लिए उसके ऊपर एक निकाय बनाया गया, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण। ठीक, NRA के नाम से, वर्षा वाला 2006 में बना। इसके कारण इसके अंडर सभी को क्या बोले, सारे वाटरशेड कार्यक्रम को एक इसके अंडर, एक करके इसके अंडर ले आओ। ठीक, और एक समान मार्गदर्शी सिद्धांत पर काम करो, कॉमन गाइडलाइंस पर काम करो। तो इसी के कारण नई वाटरशेड परियोजना है 1/4/2008 से वो लागू है। ठीक, बार बार मैं बता रहा हूं 1/4/2008, क्योंकि पिछले बार पूछ चुका है, और कि कहीं ना कहीं ये डेट्स से एक ना क्वेश्चन आया है इस टॉपिक में। तो ये वाला डेट, ये वाला डेट, ये वाला डेट, हरियाली कार्यक्रम वाला डेट, ठीक, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित वाला डेट कम से कम आज याद हो जाना चाहिए, और ये सारी चीजें आपको याद रहना चाहिए। ठीक, अब एक समान मार्गदर्शी सिद्धांत या
आपका नया जो वाटर सेट परियोजना के क्या क्या विशेषताएं थे और क्या क्या सिद्धांत थे वो कल देखेंगे, और इस कार्यक्रम को पूरा ठीक डिटेल करेंगे। जो जो ये डीपीएपी क्या था, डीडीपी का क्या था, उसको कल पूरा करेंगे। ठीक, एक चीज बोलना था कि पहला जो छत्तीसगढ़ वाले पार्ट में है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी है, तो आप लोग ये मत समझो कि उसमें भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया है, भारतीय संविधान लिख दिया है। तो उस संविधान को का जितना वीडियो था, पीएससी वालों को जितना मैं पढ़ाता था उतना आपको पढ़ के जाना है, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो उसको भी पढ़ते जाओ आप, छत्तीसगढ़ से एक पढ़ते जाओ, एक इधर वाला पढ़ते जाओ। ठीक, तो जल्दी से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए ऐप और स्टार्ट कर लीजिए। अगर इसको निकालना है तो उसकी नोटिफिकेशन आने तक कम से कम आप एक बार पढ़ लीजिए सारा चीजें। ठीक, ये जो 1940 रुपीज है ये 1 वीक के लिए रहेगा आपका। इस वीक जो लेंगे स्टूडेंट उन्हीं लोग के लिए रहेगा 1940 रुपीज। उसके बाद इसके चार्जेस बढ़ जाएंगे। ठीक, उसके बाद इसके चार्जेस बढ़ा दिए जाएंगे। तो 1 वीक के लिए ऑफर प्राइस है ये 1940 रुपीज में सारा चीज आपको मिल रहा है एक ही जगह में। ठीक, तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, इतना ही आपको इंफॉर्मेशन देना था आप लोगों को। चलिए, थैंक यू।